हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो क्लास 12th बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर वाले क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इन अंतर को आप अगर तैयार करके जाते हैं 100% अंतर वाले क्वेश्चन इन्हीं वीडियो में से पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहला आपका अंतर है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में 2 सेटों में ये क्वेश्चन पूछा गया था, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके 2025 में ये 2 सेटों में पूछा गया और ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में आपको 5 सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले अंतर आपको करवाएंगे। तो सबसे पहला डीएनए तथा आरएनए में अंतर। तो एक साइड आप लिखेंगे डीएनए, दूसरी साइड लिखेंगे आरएनए। डीएनए का सबसे पहला पॉइंट है कि इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। सबसे पहला लाइन बहुत ही इजी है, आप इजिली इसे याद भी कर सकते हैं। दूसरा, इसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको क्या करना है, इसका पूरा नाम लिख देना, डीएनए का पूरा नाम और आरएनए का पूरा नाम। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। अब ये कैसे याद रखें, डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसका इसमें कौन सी डीऑक्सी, तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोज शर्करा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इनमें एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थायमीन क्षार पाए जाते हैं। डीएनए में कौन कौन से क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थायमीन क्षार पाए जाते हैं। और आरएनए में एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, इसमें थायमीन के बेस पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, तीन इसके क्षार सेम होते हैं, पर इसमें आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, तो थर्ड वाला पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थायमीन क्षार पाए जाते हैं और इसमें एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, यूरेसिल क्षार पाए जाते हैं। इस पर आपका 1 नंबर में एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है कि आरएनए में थायमीन बेस्ड क्षारक पाया जाता है। तो आरएनए में कौन सा थायमीन के बेस पर क्षार पाया जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको सही टिक करना है। तो आरएनए में थायमीन बेस्ड क्षार कौन सा पाया जाता है, यूरेसिल। ठीक है, आरएनए में थायमीन बेस्ड क्षार पाया जाता है यूरेसिल। ठीक, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया एमसीक्यू में। तो याद रखिएगा कि आरएनए में थायमीन बेस्ड क्षार यूरेसिल पाया गया है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर पे पॉइंट है, ये सभी जीवधारियों की आनुवंशिक सूचना प्रदान करता है। जो डीएनए है वो क्या करता है, सभी जीवधारियों की आनुवंशिक सूचना प्रदान करता है। और आरएनए क्या करता है, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। आरएनए किसमें सहायता करता है, प्रोटीन संश्लेषण में। और डीएनए सभी जीवधारियों की सूचना प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद 5 पॉइंट है, डीएनए का अणुभार आरएनए से अधिक होता है। जो डीएनए का अणुभार है वो किससे होता है, कम, आरएनए से कम होता है। और आरएनए में डीएनए से कम होता है। ठीक है, आरएनए में डीएनए से कम होता है और डीएनए में आरएनए से क्या होता है, अधिक होता है, आरएनए से ज्यादा होता है। और आरएनए में डीएनए से कम होता है। तो ये था आपका डीएनए तथा आरएनए में अंतर, और ये आपका अंतर बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। 100% आपकी ये बोर्ड एग्जाम 2026 में ये क्वेश्चन आपका 100% पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये लगातार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और 2025 में तो ये 2 सेटों में पूछा गया। ठीक है, तो ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, तो इसे आपको छोड़ना नहीं है। अगला आपका क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर। तो सबसे पहला पॉइंट है, यह प्रक्रिया भ्रषण में होती है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया किस में होती है, भ्रषण में होती है।
और अंडाणु जनन की प्रक्रिया अंडाशय में होती है। ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, इसमें ध्रुवीय काय नहीं बनते हैं। शुक्राणु जनन में ध्रुवीय काय नहीं बनते हैं, पर अंडाणु जनन में ध्रुवीय काय बनते हैं। ठीक है, इसमें ध्रुवीय काय बनते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इसमें वृद्धि अवस्था छोटी होती है। इसमें जो ग्रोथ होती है वो छोटी मतलब कम होती है। ठीक है। और अंडाणु जनन में इसमें वृद्धि अवस्था बहुत ही लंबी होती है। ठीक है, अंडाणु जनन में वृद्धि अवस्था लंबी होती है और शुक्राणु जनन में वृद्धि अवस्था छोटी होती है। ठीक है। उसके बाद है सॉरी 4 पॉइंट है, इसमें प्राथमिक स्पर्मोटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं। इसमें प्राथमिक स्पर्मोटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं। और अंडाणु जनन में इसमें प्राथमिक ओसाइट से 1 अंडाणु बनता है। कितना बनता है? 1 अंडाणु बनता है। किससे बनता है? ओसाइट से। ठीक है। तो ये था आपका शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर। ये बोर्ड एग्जाम में आपके पूछ लिया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट अंतर। उसके बाद थर्ड है आपका सहज प्रतिरक्षा तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। ये क्वेश्चन भी आपका 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। सहज प्रतिरक्षा तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, यह प्रतिरक्षी जन्म से ही मौजूद होते हैं। जो सहज प्रतिरक्षा है ये जन्म से ही मौजूद होते हैं। उपार्जित यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद मौजूद होते हैं। उपार्जित में क्या होता है? जन्म के बाद मौजूद होते हैं झलक। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, यह शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा होती है। जो सहज प्रतिरक्षा है वह शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा होती है। उसके बाद सेकंड है, यह विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। ये क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है वो विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, किसी एंटीजन के शरीर में प्रवेश करते ही नष्ट कर देती है। जो सहज प्रतिरक्षा है, कोई भी एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो उसे नष्ट कर देती है। ठीक है, तो क्या लिखा है? किसी एंटीजन के शरीर में प्रवेश करते ही उसे नष्ट कर देती है। और उपार्जित प्रतिरक्षा में किसी एंटीजन के शरीर में प्रवेश करने के बाद पहचान कर उन्हें नष्ट करती है। ठीक है, इसमें क्या करती है? पहले पहचान करती है उसके बाद नष्ट करती है। और सहज प्रतिरक्षा में ऐसा नहीं है। जैसे एंटीजन प्रवेश करेगा तुरंत उसे नष्ट कर देती है। उपार्जित में एंटीजन के शरीर में प्रवेश करते पहले उसे पहचान करते हैं उसके बाद उसे नष्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद 4 पॉइंट है, ये स्मृति कोशिकाएं नहीं बनाती। ये कैसी कोशिकाएं नहीं बनाती? स्मृति कोशिकाएं नहीं बनाती। उपार्जित प्रतिरक्षा स्मृति कोशिकाएं बनाती। तो ये था सहज प्रतिरक्षा तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। ये अंतर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। उसके बाद 4 नंबर पे है, उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर। तो इसका पहला पॉइंट है, वे भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जो उत्पादक होते हैं वो क्या करते हैं? भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। पर उपभोक्ता क्या होते हैं? ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। क्या करते हैं? ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। और उत्पादक में दूसरा पॉइंट है, या स्वपोषी जीव होते हैं। ये कैसे जीव होते हैं? स्वपोषी जीव होते हैं। और उपभोक्ता कैसे जीव होते हैं? परपोषी जीव होते हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे तथा जीवाणु आदि शामिल होते हैं। उत्पादक में क्या होते हैं? इसमें क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे तथा जीवाणु आदि शामिल होते हैं। और उपभोक्ता में इसके अंतर्गत प्राणी पशु पक्षी अपघटक आदि शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें प्राणी पशु पक्षी अपघटक आदि शामिल होते हैं। और उत्पादक में हरे पेड़ पौधे तथा जीवाणु आदि शामिल होते हैं। इसके बाद 4 पॉइंट है, यह एक ही प्रकार के होते हैं। जो उत्पादक है वह एक ही प्रकार के होते हैं और उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं। जैसे मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, ये सब क्या है? उपभोक्ता है। ठीक है। और उत्पादक जो होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं और जो उपभोक्ता होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपको बताया, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, ये सभी प्रकार के होते हैं। ठीक है। उसके बाद इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उत्पादक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, बट उपभोक्ता में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है।
तो ये अंतर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर बताइए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अंतर है, इसे आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया क्वेश्चन और ये 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर है लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर। तो इसको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। तो सबसे पहला पॉइंट है लघु बीजाणुधानी में परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। क्या होता है? लघु बीजाणुधानी में परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। और गुरु बीजाणुधानी में बीजांड अंडाशय का भाग होता है। जो बीजांड है वो अंडाशय का भाग होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है परागकोश पुष्प के नर जननांग पुंकेसर का भाग होता है। जो परागकोश है उसमें पुष्प के जो नर जनन भाग होता है वो पुंकेसर का भाग होता है। उसके बाद बीजांड में मादा अंग भ्रूण कोश में पाया जाता है। बीजांड में जो मादा अंग होता है वो किस में पाया जाता है? भ्रूण कोश में पाया जाता है। और भ्रूण कोश क्या होता है? भ्रूण का कमरा, एक तरीके से भ्रूण जो होता है बच्चा उसका कोश होता है। कोश मतलब कमरा, ठीक है। तो बीजांड में मादा अंग भ्रूण कोश में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है परागकोश में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है। परागकोश में कौन सी प्रक्रिया होती है? लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है। और बीजांड में गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। उसके बाद 4 पॉइंट है लघु बीजाणुधानी चारों ओर बाह्य त्वचा अंतः स्तर मध्य स्तर तथा टेपिटम से घिरी होती है। जो लघु बीजाणुधानी होती है वो चारों ओर बाह्य त्वचा अंतः स्तर मध्य स्तर और टेपिटम से घिरी होती है, ठीक। उसके बाद 4 पॉइंट है गुरु बीजाणुधानी चारों ओर से बाह्य त्वचा बाह्य तथा अंतः अध्यावरण से घिरी होती है, ठीक है। इसमें गुरु बीजाणुधानी में क्या होता है? चारों ओर बाह्य तथा अंतः अध्यावरण से घिरी होती है। किससे घिरी होती है? अध्यावरण से घिरी होती है, ठीक है। तो ये था आपका लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर। ये अंतर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर है, बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया अंतर है, ठीक है। तो इस अंतर को भी आपको छोड़ना नहीं। बाकी ये पांचों अंतर मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके बायोलॉजी के संपूर्ण बुक से सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले अंतर, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे गए अंतर है। डीएनए आरएनए में अंतर 2 बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया था 2025 में। शुक्राणु जनन भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट अंतर है, ठीक है। सहज प्रतिरक्षा तथा उपार्जित प्रतिरक्षा ये भी 2025 में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद आपका है उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर। ये 2025 में फिलहाल में नहीं पूछा गया, पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर है, इसे आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में ये भी आपका 2025 में अंतर पूछा गया था और ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारे अंतर आपको तैयार कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बायोलॉजी के संपूर्ण बुक से सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले अंतर है। तो इन सभी अंतर को आपको तैयार कर लेना। बाकी हमने बायोलॉजी की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आपको बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने करवाएं, तो वो प्लेलिस्ट आपको देख लेनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले। तो जाकर उस प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर देख लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।